कहानी की शुरुआत अदलहार्ट स्टेट में होती है, जहां हमारी प्रोटैगनिस्ट इजाबेला बारनाइन ड्यूक कैसियन अदलहार्ट के साथ एक छोटी सी बैठक कर रही है। वह उसकी ठंडी, निर्णयात्मक नज़र महसूस करती है, जो उसे ऐसे देख रही है जैसे वह उसकी सबसे बड़ी एनिमी हो। इससे भी बुरा यह है कि वह जानती है कि एक तरह से वह इसके बारे में पूरी तरह से गलत नहीं है। जैसे ही वह परोसी गई चाय की चुस्की लेती है, वह सीधे पॉइंट पर आता है और उसके आने का कारण पूछता है। यह कुछ इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि उसने उसे पहले से आने की चेतावनी नहीं दी थी। इज़ाबेला एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है कि वह अपनी एंगेजमेंट एंड करना चाहती है। ड्यूक सरप्राइज्ड है, लेकिन वह कहती है कि वह जानती है कि उन दोनों में से कोई भी यह एंगेजमेंट नहीं चाहता है और इस तरह यह दोनों के लिए बेहतर होगा। सच्चाई में हमें पता चलता है कि हमारी प्रोटोगोनिस्ट वास्तव में एक नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट हो गई है, जिसे उसने अपने पिछले जीवन में पढ़ा था। वह साउन नाम की एक महिला थी जो साउथ कोरिया में रहती थी, जब तक कि ठीक एक हफ्ता पहले एक कार एक्सीडेंट के बाद उसकी आत्मा नॉवल में ट्रांसपोर्ट हो गई और उसने इज़ाबेला बारनाइन के रूप में रीइंकार्नेट किया। एक अत्यंत क्रूर महिला जिसने ड्यूक कैसियन से शादी करने के बाद ड्यूक के नाजायज बेटे लूसियस के जीवन को एक जीती जागती हेल में बदल दिया। यह सब जेलसी के कारण था, क्योंकि उसकी तरह वह भी एक नोबल की बास्टर्ड चाइल्ड थी। लेकिन उसके विपरीत, जिसे उसके पिता द्वारा अच्छी तरह से व्यवहार किया गया और प्यार किया गया, उसे बार्न फैमिली द्वारा हमेशा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। उसने उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से चोट पहुंचाई, यह मानते हुए कि वह उसी हेल से गुजरने के लायक है जिसे उसने अपने परिवार में सहन किया था। और एक बार जब उसके बुरे कार्य सामने आए, तो उसे एडलहार्ट फैमिली से निकाल दिया गया और वह सड़कों पर भटकती रही जब तक कि वह बीमार नहीं पड़ गई और एक मठ में अकेली मर गई। लेकिन हमारी प्रोटैगनिस्ट, जैसे ही उसे पता चला कि वह कौन बन गई है, जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने जीवित रहने की योजना बनाना शुरू कर दिया। वह बस लूसियस के लिए एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन यह कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि ड्यूक अदलहार्ट उससे नफरत करता है और वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जो उससे नफरत करता हो। इसलिए उसने फैसला किया कि सबसे अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन एंगेजमेंट कैंसिल करना है। इसके साथ वह जितनी जल्दी हो सके अपनी योजना को पूरा करने के लिए अदलहार्ट स्टेट के लिए निकल पड़ी। यह हमें शुरुआती दृश्य पर वापस लाता है, ड्यूक कैसियन के साथ उसकी छोटी सी बैठक। उसे सूचित करने के तुरंत बाद कि वह एंगेजमेंट एंड करना चाहती है, ड्यूक बेला के सुझाव से कंफ्यूज है और सवाल करता है कि क्या यह उसकी इच्छा है या काउंट बार्न का ऑर्डर। बेला कहती है कि यही वह चाहती है और वास्तव में उसके पिता को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यह सुनकर ड्यूक खड़ा हो जाता है, यह कहते हुए कि इस मामले में उनकी बातचीत यहीं समाप्त होती है। लेकिन बेला रिफ्यूज करती है। वह ड्यूक के पीछे खड़ी होती है और उसे जाने से रोकने की कोशिश करते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। गुस्से में वह अपना हाथ झटकता है ताकि वह उसे छूना बंद कर दे। बेला तब खुलासा करती है कि वह असली कारण जानती है कि उसने उससे शादी करने के लिए क्यों सहमति व्यक्त की। उसके पिता काउंट बारनाइन ड्यूक के बारे में एक सीक्रेट जानते हैं और अपनी चुप्पी के बदले में उन्होंने कैसियन को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। यह कैसियन को क्रोधित करता है। तो तुम जानती हो और फिर भी तुम हमारी एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती हो? बेला शांति से कहती है कि उसके पास वह इंफॉर्मेशन है जो ड्यूक चाहता है और वह अपने पिता को चुप रखेगी। बदले में वह चाहती है कि वह एंगेजमेंट को कॉल ऑफ कर दे। संदेह से कैसियन पूछता है कि वह इतना सब कुछ कैसे जानती है। स्पष्ट रूप से यह कहने में असमर्थ है कि यह इसलिए है क्योंकि उसने नॉवल पढ़ा है। बेला बस कहती है कि वह यह खुलासा नहीं कर सकती कि उसे कैसे पता चला, लेकिन उसे अश्योर करती है कि केवल वह और काउंट ही इसके बारे में जानते हैं। यह कहने के बाद वह ड्यूक कैसियन के जवाब का बेसब्री से इंतजार करती है। कुछ मिनट सोचने के बाद वह कहता है कि वह विचार करेगा कि क्या करना है
और संपर्क करेगा, लेकिन पूछता है कि अभी के लिए वह चली जाए। अपनी कैरिज की ओर जाते समय बेला ड्यूक कैसियन के बेटे लूसियस से टकराती है। थोड़ा शर्मीला होकर वह उसे अपने साथ आफ्टरनून टी के लिए इनवाइट करता है। उसके साथ चल रही मेड उसे याद दिलाती है कि उसे पहले अपना इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, बेला एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन करती है, उसे यंग मास्टर अदलहार्ट कहकर संबोधित करती है। लूसियस इम्प्रेस्ड है और खुश है कि वह जानता है कि वह कौन है। बेला फॉर्मली खुद को लूसियस से इंट्रोड्यूस करती है, जबकि उसके इनविटेशन के बारे में सोचती है। वह जानती है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो वह जल्द ही डिवोर्स हो जाएगी, और अगर वह उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करती है तो वह यह उम्मीद करना शुरू कर सकता है कि वह उसकी भविष्य की स्टेप मदर बनेगी। विनम्रता से वह कहती है कि दुर्भाग्य से उसके पास पहले से ही एक और एंगेजमेंट है और उसे इनविटेशन डिक्लाइन करना होगा। बेला के रिफ्यूज़ल से एम्बैरेस्ड लूसियस अचानक इनविटेशन के लिए अपोलोजाइज करता है। बेला कहती है कि उसे अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसके साथ नहीं जा सकती। इसके साथ वह उसे गुड बाय कहती है और चली जाती है। वह नॉवल से लूसियस को याद करती है, जो अपने पिता की तरह एक ठंडा और गणनात्मक आदमी है, जो अपने एनिमीज़ को नष्ट करने में हेजिटेट नहीं करता है। इसके बावजूद जिस लूसियस से वह आज मिली, वह बस एक प्यारा और सौम्य बच्चा था। वह जानती है कि नॉवल में अपने बचपन के दौरान वह ग्रीड और पावर के खेल के बीच अकेला था। जब उसके पिता ने उसे हेयर घोषित किया तो कई लोग इसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि ड्यूक कैसियन को एक लेजिटिमेट सन होने तक इंतज़ार करना चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि हेयर कौन होगा, क्योंकि एक कॉमनर बास्टर्ड को चुनना अबसर्ड था। ड्यूक ने हमेशा लूसियस का बचाव किया और सभी को यह दिखाने पर जोर दिया कि यह उसका डिसीजन था और जो कोई भी इसका विरोध करेगा उसे वह पनिश करेगा। लेकिन यह महसूस किए बिना इसने लूसियस पर अधिक प्रेशर और अधिक नज़रें डाल दीं। किंगडम की युवा महिलाएं लूसियस के बारे में गॉसिप करती थीं और स्पेक्यूलेट करती थीं कि उसकी माँ कौन हो सकती है, यह मानते हुए कि वह सिर्फ एक पेजेंट थी जो स्लम्स में रहती थी। क्योंकि ड्यूक उसे लड़के के साथ नहीं लाया था, उन्होंने खुद को अम्यूज़ किया, स्पेक्यूलेट करते हुए कि अगर उन्होंने ड्यूक से शादी की तो वे गरीब बच्चे के साथ क्या करेंगी, चाहे वे उसे किसी दूसरे देश में एक एकेडमी में भेजेंगी या शायद एक मोनास्ट्री में भी। इस बीच गरीब लूसियस उस सारे टेंशन के बीच रहता था, हर तरफ से उन अब्सर्डिटीज़ को सुनता था, केवल एक ही चीज़ की इच्छा रखता था, एक मदर। बेला काउंट बार्न के एस्टेट में लौटती है। वह अभी भी लूसियस के बारे में सोच रही है, वरीड है कि उसने उसका इनविटेशन रिफ्यूज़ कर दिया, इसलिए वह अपसेट या रो रहा होगा। शायद अगर उसने किसी और के रूप में री किया होता तो वह लूसियस की देखभाल कर सकती थी। अपने ही विचारों को डांटते हुए वह खुद को याद दिलाती है कि उसे इस एंगेजमेंट एंड करने पर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि वह एक बेहतर जीवन जी सके। मैंशन में प्रवेश करने पर एक ब्लॉन्ड मैन पूछता है कि वह कहाँ थी। बेला इरिटेट हो जाती है यह देखकर कि उसका छोटा भाई डेरेक बार्न घर पर है। डेरेक यह देखते हुए कि उसकी बहन ने उसे जवाब नहीं दिया, फिर से पूछता है कि वह कहाँ थी। बेला अपने भाई को नज़रअंदाज करती रहती है, अंदर ही अंदर नाराज़ होती है कि उसने उसे केवल नैग करने के लिए उसका इंतज़ार किया। वह यह सोचना शुरू कर देती है कि नॉवल से इज़ाबेला एक विलन होने के बावजूद एक विक्टिम से अधिक कुछ नहीं थी। उसकी माँ बार्न हाउस होल्ड में एक मेड थी जिसने दुर्भाग्य से अपनी दुर्लभ सुंदरता के कारण काउंट का ध्यान आकर्षित किया। उसके कुछ ही समय बाद इज़ाबेला का जन्म हुआ। अपनी बेटी के साथ क्या हो सकता है, इस बारे में वरीड उसकी माँ भाग गई। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद उसे एक बीमारी लग गई। अपनी बेटी को हेल्पलेस छोड़ने से डरकर उसने काउंट को एक लेटर लिखा और मदद मांगी। जब काउंट को पता चला कि भागी हुई मेड ने एक बेटी को जन्म दिया है तो उनकी मदद करने के बजाय उन्होंने किसी को उन्हें मारने के लिए भेजा।
लेकिन जैसे ही उन्होंने इज़ाबेला को देखा, उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी माँ की तरह ही सुंदर थी, और यह कि लक से वह अपनी नाजायज़ बेटी की शादी किसी से अच्छे मुनाफे के लिए कर सकते थे। उन्होंने लड़की को यह कहकर ट्रिक किया कि अगर वह उनके साथ आती है और अच्छा व्यवहार करती है, तो वह उसकी माँ को एक डॉक्टर के पास भेजकर मदद करेंगे। कोई विकल्प न होने पर और अपनी मां को बचाने की कोशिश में इजाबेला काउंट के साथ रहने चली गई, जहां उसने एक सिनर की तरह जीवन जिया। डेरेक उस वजह से काउंट पर फ्यूरियस था और उसने अपना गुस्सा इजाबेला पर निकाला। बेला के विचारों से पुल किया जाता है जब डेरेक उसकी बांह पकड़ लेता है। उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत करने के लिए एंग्री वह दूर हटने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि वह थक गई है और उसके पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं है। डेरेक बेला की रिस्ट को कसकर पकड़ता है, उसके साथ अधिक से अधिक इरिटेट होता है, यह सोचकर कि वह ड्यूक अडलहार्ट से इंगेज होने के कारण उसे चैलेंज कर रही है, लेकिन वह इंसिस्ट करता है कि कुछ भी नहीं बदला है। यह सुनकर बेला उसे और भी चैलेंज करती है, यह कहते हुए कि चीज़ें अलग हैं, क्योंकि ड्यूक से शादी करके वह एम्पायर की 3 डचेसेस में से एक बन जाएगी और उसे उसका रिस्पेक्ट करना होगा। डेरेक सच्चाई से एंगर्ड बेला को जोर से शव करता है, जिससे वह स्टेयर्स से नीचे गिर जाती है। बेला अगली सुबह अपने कमरे में जागती है। वह कंफ्यूज है कि वह वहां कैसे पहुंची। आखिरी चीज जो उसे याद है वह स्टेयर्स से नीचे गिरना है। उसकी मेड कमरे में प्रवेश करती है, पूछती है कि क्या वह ठीक है और क्या उसे कहीं भी कोई पेन महसूस हो रहा है। बेला स्लीपिली जवाब देती है कि उसके पूरे बॉडी में थोड़ा सोर महसूस हो रहा है। एनी, उसकी पर्सनल मेड, वरिडली कहती है कि पेन इसीलिए होना चाहिए क्योंकि यंग मास्टर डेरेक ने उसे स्टेयर्स से नीचे धकेल दिया था। वह उसे कुछ पेन किलर्स देती है जो फैमिली डॉक्टर ने उसके लिए प्रिस्क्राइब किए थे। साथ ही एक लेटर भी देती है जो एडलहार्ट सील के साथ आया था। बेला अनएक्सपेक्टेड लेटर से सरप्राइज्ड है। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्यूक ने पहले ही तय कर लिया हो कि वह एंगेजमेंट एंड करना एक्सेप्ट करेगा या नहीं? दरअसल लेटर लूसियस की ओर से है। वह लेटर में कहता है कि उसके ट्यूटर ने उसे सिखाया कि किसी को आफ्टरनून टी के लिए इनवाइट करने का सही तरीका एक फॉर्मल इनविटेशन के माध्यम से है। इसलिए वह उसे फॉर्मली इनवाइट करने के लिए लेटर भेज रहा है कि वह उसके साथ आफ्टरनून टी करे। यह महसूस किए बिना बेला की आंखें टीयर्स से भर जाती हैं। अपने पिछले जीवन में उसे अपनी बायोलॉजिकल मदर की कोई यादें नहीं थीं। इसलिए जब उसके पिता ने दूसरी शादी की, तो एक स्टेप मदर का होना एक सपने के सच होने जैसा लगा। वह बस एक हैप्पी फैमिली चाहती थी। लेकिन एक दिन उसने दरवाजे के क्रैक से अपने माता पिता को बात करते हुए सुना। उसकी स्टेप मदर प्रेग्नेंट थी और चूंकि बच्चा पैदा होने वाला था, वह हमारी प्रोटोगोनिस्ट को एक बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती थी, क्योंकि 2 बच्चों की देखभाल करना बहुत अधिक काम होगा। इसलिए उसकी आंखें टीयर्स से भर गईं, क्योंकि वह जानती है कि जिन्हें आप प्यार करते हैं, उनके द्वारा रिजेक्टेड होने का दर्द क्या होता है। बेला लूसियस को एक जवाब लिखती है और अपनी मेड को जल्द से जल्द जवाब देने के लिए कहती है। वह चेयर के सहारे बैठ जाती है, थकी हुई, डेरेक से कैसे निपटना है, इसके बारे में सोच रही है। शायद कैसियन के साथ एंगेजमेंट कैंसिल करने से पहले उसे उससे रिवेंज लेना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि एंगेजमेंट कैंसिल करने के बाद भी उसे अभी भी अपने परिवार से एस्केप करने का कोई वे ढूंढना होगा, क्योंकि वह श्योर है कि काउंट उसके लिए शादी करने के लिए किसी और आदमी की व्यवस्था कर देगा। उसे जीवित रहने के लिए मनी और इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक डिस्क्रीट क्लोक पहने हुए वह इंफॉर्मेशन गिल्ड की ओर जाती है। इस बीच ड्यूक के एस्टेट पर लूसियस लेडी बार्नाइन का जवाब पाकर एक्साइटेड है। वह लेटर खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। लेडी बार्नाइन लिखती हैं कि वह इनविटेशन अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास पहले से ही अन्य कमिटमेंट्स थे और वह उनके साथ नहीं जा सकती थी। लूसियस रिजेक्शन से दुखी है और अपनी मेड से पूछता है कि क्या लेडी बार्नीन उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वह एक बास्टर्ड है। उसे डर है कि यही कारण है कि वह एंगेजमेंट कैंसिल करने की कोशिश कर रही है। प्यार से और आशा से वह अपनी मेड से कहता है
कि उसे विश्वास है कि वह लेडी बार्नाइन का मन बदल सकता है। मेड धीरे से उसे अश्योर करती है कि वह एक अडोरेबल चाइल्ड है और निश्चित रूप से लेडी बार्नाइन इसे देख पाएंगी और शायद वह बस वास्तव में बिजी हैं। लूसियस तब इजाबेला के लिए एक गिफ्ट खरीदने का फैसला करता है। हर किसी को गिफ्ट्स मिलना पसंद होता है। शायद यह उसे चीयर अप करेगा और उसे अपना जवाब रिकंसिडर करने के लिए मजबूर करेगा। वे दोनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं। शहर के सेंटर में हमारी प्रोटोगोनिस्ट चल रही है, गिल्ड का रास्ता खोज रही है, जब उसे एक परिचित आवाज सुनाई देती है। आवाज की ओर देखते हुए वह लूसियस को एक्साइटेडली दौड़ते हुए देखती है, जबकि अपनी मेड को पीछे देखती है। इससे वह एक स्टोन पर ट्रिप हो जाता है और गिर जाता है। बेला जानती है कि उसे लूसियस के साथ और अधिक इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन वह उसे इग्नोर नहीं कर सकती। आखिरकार वह नॉवेल की एक फैन थी और जानती है कि लूसियस कितना अडोरेबल है। वह उसके पास जाती है, पूछती है कि क्या वह ठीक है। लूसियस उसे देखकर सरप्राइज्ड होता है। वह उससे कहती है कि उसे अपने घुटनों के स्क्रेप्स का ध्यान रखने के लिए अदलहार्ट एस्टेट वापस जाना चाहिए। वह रिफ्यूज करता है, कहता है कि वह उसके लिए एक गिफ्ट खरीदने शहर आया था। बेला जेस्चर से खुश है, लेकिन उसे याद दिलाती है कि हेल्थ प्रायोरिटी है। लूसियस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और उसे आज उसके साथ टी के लिए शामिल होने के लिए इनवाइट करता है। युवा लूसियस को कितना डिटर्मिन्ड देखकर बेला आखिरकार हार मान लेती है। विभिन्न स्वीट्स और कुकीज से घिरी बेला लूसियस से पूछती है कि वह उसके साथ टी क्यों करना चाहता था। एम्बैरेस्ड, लूसियस कहता है कि कारण उसे फॉर्मली उसकी स्टेप मदर बनने के लिए पूछना था। एक वरीड एक्सप्रेशन के साथ बेला कहती है कि दुर्भाग्य से उसे विश्वास है कि वह उसकी स्टेप मदर नहीं बन सकती। लूसियस सीधे पॉइंट पर आता है, पूछता है कि क्या यह इसलिए है क्योंकि वह एक बास्टर्ड है। उसने बगीचे में महिलाओं को उसके बारे में गॉसिपिंग करते हुए सुना। बेला यह कहना शुरू कर देती है कि यह उस वजह से नहीं है। दरवाजा खुलता है और ड्यूक कैसियन टी रूम में प्रवेश करने पर इजाबेला को वहां देखकर सरप्राइज्ड होता है। वह सवाल करता है कि इजाबेला लूसियस के साथ अकेली क्यों है। इजाबेला ड्यूक कैसियन की रिएक्शन को समझती है। आखिरकार उसके जैसी आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुई बेटी एक ऐसे इंपॉर्टेंट मैन से इंगेज क्यों हो पाई और उसके पिता काउंट ड्यूक को ब्लैकमेल क्यों कर पाए। इसका कारण यह है कि लूसियस वास्तव में कैसियन का बेटा नहीं है। जूलिया एडलहार्ट कैसियन की बड़ी बहन है। जूलिया की लूसियस के चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ हो गई। कैसियन ने अपनी बहन की याददाश्त को बचाने के लिए यह अस्यूम करते हुए कि लूसियस उनका नाजायज बेटा है, उसे अपना सक्सेसर घोषित किया। लेकिन लूसियस एक हेरेडिटरी कर्स से कर्स्ड था। काउंट बार्न ने ड्यूक को ब्लैकमेल किया क्योंकि वह जानता था कि लूसियस की मां जूलिया थी और उसके पास लूसियस के बायोलॉजिकल फादर का नाम था, जिसका उपयोग ड्यूक कर्स का एंटीडोट खोजने के लिए करना चाहता था। इजाबेला जानती है कि कैसियन की रिएक्शन अंडरस्टैंडेबल है। लूसियस अपने पिता की आवाज में कठोर टोन को देखते हुए कहता है कि इजाबेला ने कुछ भी गलत नहीं किया और यह वही था जिसने उसे टी के लिए इनवाइट किया था। कैसियन अपने बेटे के शब्दों को इग्नोर करते हुए उसे अपने कमरे में जाने का ऑर्डर देता है। लूसियस हेजिटेट करता है, लेकिन इजाबेला उसे रियश्योर करती है, कहती है कि वह जा सकता है। आखिरकार उसे वास्तव में ड्यूक कैसियन से बात करने की जरूरत है। जैसे ही लूसियस चला जाता है, कैसियन सवाल करता है कि उसे स्टेट पर इजाबेला की उपस्थिति के बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। वह बताती है कि वह कोइंसिडेंटली शहर में लूशियस से टकराई और टी के लिए उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। वह खड़ी होती है और ड्यूक से अपोलोजाई करती है क्योंकि ऐसा लगता है कि लूशियस का इनविटेशन एक्सेप्ट करने से उसे ऑफेंड किया गया। जब वह खड़ी होती है तो कैसियन इजेबला की व्रिस्ट पर पर्पल मार्क्स देखता है। इंस्टिंक्टिवली वह उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रुकने के लिए कहता है। वह पूछता है कि उसे क्या हुआ और क्या काउंट बार्न उन मार्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एम्बैरेस्ड, इजाबेला बताती है कि यह वह नहीं है जो वह सोचता है, कि वे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने के करीब हैं और जल्द ही स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे। इसलिए कैसियन को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन कैसियन आर्ग्यू करता है कि उसने कभी एंगेजमेंट एंड करने के लिए अग्री नहीं किया।
और स्पष्ट रूप से वह वरीड है कि क्या हुआ होगा, कि वह अभी भी उसकी फियांसे है और अगर बार्न एस्टेट पर कुछ हो रहा है तो उसे जानने का अधिकार है। बेला ड्यूक की चिंता पर विश्वास नहीं करती है और उसे जाने देने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह बस कल रात स्टेयर्स से ट्रिप हो गई और गिर गई, लेकिन वह सीरियस नहीं था। कैसियन यह महसूस करते हुए कि इज़ाबेला उसे सच्चाई नहीं बताएगी, उसे जाने देता है। मैंशन में इज़ाबेला को घर वापस जाने के लिए एक कैरेज में बिठाने के बाद वह इरिटेटेड होकर दूर चला जाता है। वह अपने असिस्टेंट लोगन को ऑर्डर देता है कि वह इन्वेस्टिगेट करे कि इज़ाबेला के साथ उसके परिवार द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता है। कैसियन अस्यूम करता है कि इज़ाबेला की रिस्ट पर मार्क्स अब्यूज के संकेत हैं। दृश्य हमारी प्रोटोगोनिस्ट को कैरेज में काटता है। वह कोचमैन से उसे शहर में कोटनी स्ट्रीट पर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास ड्यूक से बार्न मैंशन तक ले जाने के स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं। प्लीडिंग आइज के साथ बेला उसे कन्विंस करती है। बेला सियरा गिल्ड के लिए एक छोटे से पब पर पहुंचती है। वह काउंटर तक जाती है, 2 बार नॉक करती है। "I'd like a glass of Ascent with lemon and ice," बेला रिक्वेस्ट्स। एसेंट इस पब में ऑडियंस रिक्वेस्ट करने का पासवर्ड बन जाता है। बारटेंडर इज़ाबेला से पूछता है कि क्या वह श्योर है कि वह यही ऑर्डर करना चाहती है, और वह आत्मविश्वास से यस कहती है। वह सीक्रेट कोड जानती है क्योंकि नॉवेल में कैसियन की डेथ के 13 साल बाद लूशियस को अपने असली माता पिता के बारे में सच्चाई का पता चलता है, और कैसियन द्वारा बिट्रे महसूस करने पर वह कैसियन और उसके अतीत के बारे में अधिक जानने के लिए सिरा गुल्ड के लीडर से मिलता है। अंत में वह गुल्ड मास्टर के साथ फ्रेंड बन जाता है, और इस वजह से बेला जानती है कि ऑडियंस रिक्वेस्ट कैसे करना है और वह गुल्ड लीडर पर ट्रस्ट कर सकती है। लेकिन ट्रस्ट से परे बेला जानती है कि इन गिल्ड्स के लिए इंफॉर्मेशन गोल्ड है, और चूंकि उसने जिस नॉवल को पढ़ा था उसमें उसने रीइंकारनेट किया है, उसके पास ज्ञान का भंडार है। इसमें से कुछ इतना जूसी है कि सैमुअल गिल्ड लीडर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। इज़ाबेला को एक प्राइवेट रूम में ले जाया जाता है और अटेंडेंट उससे एक पल वेट करने के लिए कहता है। जब वह वेट करती है तो वह उसे एक गिलास पानी देता है। उसी क्षण बेला को आदमी से एक परिचित सेंट आती है, रकेरा की सेंट, एक अत्यंत एक्सपेंसिव हर्ब जो अपनी शांत फ्रेग्रेंस के लिए प्रसिद्ध है। यह देखकर वह आदमी की रिस्ट पकड़ लेती है। मुस्कुराते हुए वह कहती है कि वेट करने का कोई कारण नहीं है। "इट्स अ प्लेजर टू मीट यू सैमुअल, लीडर ऑफ द सियरा गिल्ड।" क्यूरियस, सैमुअल पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि यह वही है। बेला एक्सप्लेन करती है कि वह जानती है कि सैमुअल की छोटी बहन का हेल्थ हमेशा बहुत फ्रैजाइल रहा है, और वह उसे शांत करने के लिए अक्सर रकेरा का उपयोग करता है। इसलिए हर्ब की सेंट मूल रूप से सैमुअल की सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बन गई है। वह आगे कहती है कि इसके अलावा सैमुअल की उंगली पर लगी रिंग एक आइटम है जो उसे अपना अपीयरेंस चेंज करने की अनुमति देती है। इम्प्रेस्ड, सैमुअल मुस्कुराता है, हमारी प्रोटोगोनिस्ट की क्लेवरनेस की प्रेज करता है। अपनी उंगली से रिंग हटाते हुए वह कहता है कि ऐसा लगता है कि वह उसके समय के योग्य हो सकती है। प्लैटिनम वाइट हेयर और गोल्डन आइज के साथ सैमुअल अपनी असली अपीयरेंस प्रकट करता है। वह पूछता है कि इज़ाबेला उससे क्या चाहती है। वह कहती है कि वह पैसे के लिए एक आइटम सेल करना चाहती है, और एक डॉक्टर का पता लगाने के लिए भी कहती है जिसका नाम एरन एल्नर है। उसकी रेड हेयर, ग्रीन आइज हैं, और वह शहर के आउटस्कर्ट्स पर रहती है। बेला जानती है कि यह डॉक्टर फ्यूचर में सैमुअल की बहन की बीमारी का क्योर क्रिएट करेगा। सैमुअल पूछता है कि उसकी सर्विसेज के बदले में उसे क्या मिलेगा। टेबल पर एक पाउच को छूते हुए बेला कहती है कि अंदर जो कुछ है वह पर्याप्त से अधिक होना चाहिए, लेकिन चूंकि वह गिल्ड की सर्विसेज का अक्सर उपयोग करने की योजना बना रही है, इसलिए इसके लीडर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना अच्छा होगा। वह उसे बताएगी कि उसकी बहन को बेहतर होने के लिए क्या करने की जरूरत है। इजाबेला के ऑफर से सैमुअल सरप्राइज्ड है। वह 7 साल से क्योर की तलाश कर रहा है, जब से उसकी बहन का जन्म हुआ है, जिससे इजाबेला सोचती है कि क्या वह वास्तव में आर्या को क्योर कर सकती है। हमारी प्रोटोगोनिस्ट हमें बताती है कि जिस नॉवल में उसने रीइंकारनेट किया है उसका टाइटल आर्या ऑफ लाइट है, और आर्या सैमुअल की बहन
नॉवेल की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। आर्या बेहद नाजुक है, लेकिन उसका दिल उतना ही गर्म है जितना किसी का भी हो सकता है। और लूसियस, जो कैसियन के धोखे के बाद कड़वा हो चुका था, आर्या के कोमल स्वभाव से प्रभावित होता है। और वही दिव्य शक्ति जो आर्या की सेहत खराब कर रही थी, अंत में वही रोशनी बनी जिसने लूसियस को श्राप से मुक्त कर दिया। कुछ टैलेंट फ्लावर्स को पानी में उबालकर अपनी बहन को पिलाओ। ये सिसिया किंगडम में उगते हैं और इन्हें खाने वालों को ताकत देने के लिए जाना जाता है। बेला ने सैमुअल को समझाया। सैमुअल सावधानी से पूछता है कि उसे क्यों उस पर विश्वास करना चाहिए। बेला डू कहती है कि उस पर विश्वास करना या न करना उसका अपना फैसला है। वह कहता है कि जब तक उसके पास इस इलाज के प्रभावी होने का कोई सबूत नहीं होगा, वह बेला को वह जानकारी नहीं देगा जिसकी वह मांग कर रही है। बेला कहती है कि वह सैमुअल की बात समझती है, लेकिन जोर देकर कहती है कि डॉक्टर को ढूंढना सैमुअल के लिए भी फायदेमंद होगा। हमारी नायिका मानती है कि यदि वह एरन की स्पॉन्सर बनती है और आर्या की बीमारी का इलाज विकसित करने में मदद करती है, तो सैमुअल के साथ एक मजबूत गठबंधन बना पाएगी। सैमुअल इजाबेला की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कि क्या उसे और कुछ चाहिए। मुस्कुराते हुए इजाबेला कहती है, हाँ, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि उसने सैमुअल से और क्या मांगा। शाम की शुरुआत में इजाबेला वापस बारनाइन मैंशन लौट आती है। ये सोचकर राहत महसूस करती है कि किसी ने उसकी गैर मौजूदगी को नोटिस नहीं किया। जैसे ही वह अपने कक्ष में पहुंचती है, उसकी एक नौकरानी सूचित करती है कि रात का भोजन तैयार है। जब वह डाइनिंग रूम में प्रवेश करती है, वह अपना पूरा परिवार वहां देखती है। काउंट, उसके दोनों बेटे और काउंटेस। इसाबेला देखती है कि आज रात काउंट ज्यादा ध्यान दे रहा है। काउंट बरना अपनी बेटी को उसे देखते हुए देखता है और पूछता है कि वह उसे घूर क्यों रही है। बेला माफी मांगती है और कहती है कि वह बस कुछ सोच रही थी। परिवार सामान्य रूप से भोजन करता है, लेकिन जैसे ही काउंट खाना खत्म करता है, वह अपनी बेटी को बुलाता है। इज़ाबेला, मुझे पता चला है कि तुम कल अडेल हार्ट एस्टेट गई थीं। तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? बेला जानती है कि उसे अपने पिता से झूठ बोलना चाहिए था, लेकिन वह कह देती है कि वह ड्यूक से उनकी सगाई रद्द करने के लिए मिलने गई थी। और हाँ, मैं भी नहीं समझ पाई कि उसने झूठ क्यों नहीं बोला। उम्मीद है कि आगे कहानी में इसकी वजह समझ आएगी। पहले तो काउंट विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन फिर से पूछता है। मुस्कुराते हुए बेला कहती है कि उसने ड्यूक से कहा कि वह उससे शादी करने में दिलचस्पी नहीं रखती। क्रोधित होकर काउंट उसके पास आता है और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है। वह उसे घृणा भरी नजर से देखता है। मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो, इज़ाबेला। डाइनिंग हॉल से गुस्से में निकलते हुए काउंट कहता है कि वह ड्यूक से बात करेगा, लेकिन शादी तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। मेरी बात याद रखना, इज़ाबेला, ताकि तुम दोबारा मुझे चुनौती देने की हिम्मत न करो। जैसे ही काउंट जाता है, डेरेरिक अपनी बहन का मजाक उड़ाने का मौका लेता है। कहता है कि वह सच में पागल हो गई है। इज़ाबेला पूछती है, क्या बस इतना ही कहना है तुम्हें? बड़े थप्पड़ के निशान के बावजूद वह खुद को संयमित रखने की कोशिश करती है। उलझन में डेरिक पूछता है कि वह उससे क्या उम्मीद कर रही थी। एक माफी या शायद कोई चिंता, इज़ाबेला जवाब देती है। आखिरकार, पिछली रात तुमने ही मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था। हास्यपूर्ण तिरस्कार के साथ डेरेरिक कहता है कि इज़ाबेला हाल ही में बहुत अजीब व्यवहार कर रही है और उसे चुप रहकर पहले की तरह गायब हो जाना चाहिए। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बेला पूछती है कि क्या उसे सच में अपनी हरकत पर जरा भी पछतावा नहीं है। डेरिक काटते हुए कहता है, मर जाऊंगा, लेकिन तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। बेला चुपके से एक चमकदार तरल गिराती है। वह उससे टकराती है, मानो उसे सुधार का मौका दिया हो। फिर हम देखते हैं कि दरअसल टकराना इसीलिए था ताकि तरल की चमकीली बूंदें डेरेरिक के पैर पर गिर जाएं, बिना उसके जाने। हम वापस सैमुअल के साथ उसकी उसी बातचीत में आते हैं। वह अतिरिक्त अनुरोध था कि उसे ऐसी चीज दी जाए जो किसी को सीढ़ियों से गिरा दे, लेकिन
गंभीर चोट न लगे। सैमुअल को यह अनुरोध अजीब और हल्का लगता है। सच यह है कि बेला किसी को गंभीर दर्द देने में सहज नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डेरेरिक सज्जा का हकदार नहीं। सैमुअल मुस्कुराकर उसे एक छोटा वायल देता है जिसमें चमकदार नीला तरल है। हम वर्तमान में लौटते हैं और बेला को उसके कमरे जाते हुए देखते हैं, यह सोचते हुए कि जितनी जल्दी वह यह घर छोड़े उतना अच्छा। अगले दिन अडेल हार्ट मैंशन में कैसियन अपने कार्यालय में है जब उसका एक सहायक जांच की रिपोर्ट देने आता है। सहायक कहता है कि भले ही काउंट बार्न अपनी बेटी का दूसरों के सामने बहुत ख्याल रखने का नाटक करता है, सच यह है कि परिवार उसे बिल्कुल नजरअंदाज करता है। काउंटेस भी उसे परेशान करने के मौके तलाशती है, कभी कभी उसे कमरे में बंद कर देना और कई दिनों तक बिना खाना छोड़ देना। कैसियन पूछता है कि क्या उनके इजाबेला को मारने का कोई रिकॉर्ड मिला है। सहायक कहता है नहीं। कैसियन को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। अगर वे उसे नहीं मारते तो उसके कलाई पर वो निशान कैसे आए। वह खुद हालात का अंदाजा लगाने का फैसला करता है। काउंट के एस्टेट के रास्ते में कैसियन गहरी सोच में है। वह उससे फिर पूछेगा कि उसे वे चोटें कैसे लगीं। लेकिन अगर सच में बारनाइन मैंशन में उसके साथ बुरा व्यवहार होता है तो उसे क्या करना चाहिए। अपनी ही अनिर्णय और योजना की कमी से स्तब्ध होकर, जो कि उसके स्वभाव के खिलाफ है, वह आगे बढ़ता है। बार्न मैंशन पहुंचते ही एक नौकर उससे कहता है, कृपया थोड़ी देर रुकिए योर ग्रेस। लेडी बनाइन आज ठीक महसूस नहीं कर रही हैं। शायद आपको किसी और दिन आना चाहिए। लेकिन कैसियन ने इजाबेला को सिर्फ कल ही देखा था। वह इतनी जल्दी बीमार नहीं हो सकती। कैसियन जोर देता है कि वह जाएगा नहीं, वह अभी इजाबेला से मिलना चाहता है। उधर कमरे में बेला आईने में अपने गाल पर पड़े उभरे हुए नीले निशान को देख रही है। इसके बावजूद वह खुश दिखाई देती है। अपनी नौकरानी से उसने सुना था कि यंग मास्टर डेरेरिक सीढ़ियों से फिसल गया और गिर पड़ा। वह राहत महसूस करते हुए बिस्तर पर लेट जाती है, यह सोचते हुए कि इसका मतलब है कि उसे कुछ समय डेरेरिक को नहीं देखना पड़ेगा। वह सोचती है कि शायद अपने गाल के निशान का बहाना बनाकर थोड़ी देर आराम कर सकती है। लेकिन तभी कोई दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। परेशान होकर वह अंदर आने की इजाजत देती है। नौकरानी घबराई हुई अंदर आती है, कहती है कि एक मेहमान लेडी से मिलने आया है। इजाबेला हैरान होती है, उसे आज किसी से मिलने का याद नहीं। नौकरानी बताती है कि मेहमान ड्यूक आदलहाट हैं। चकित बेला सोचती है, क्या ड्यूक सगाई तोड़ने आया है। अपना चेहरा छूते हुए उसे एहसास होता है कि वह ड्यूक को ऐसे नहीं दिख सकती। वह उसके गाल पर पड़े चोट के निशान को देख लेगा। वह अपनी नौकरानी को कहती है कि ड्यूक से माफ़ी मांग ले और कह दे कि वह तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाएगी। एनी जाती है और कुछ मिनट बाद चिंता में वापस आती है। ड्यूक जिद कर रहे हैं कि वह किसी भी हालत में इजाबेला से मिलेंगे। वह मैंशन के रिसेप्शन रूम में इंतजार कर रहे हैं। दोनों चिंतित होकर लंबी सांस लेते हैं। बेला तय करती है कि उसे जाकर मिलना ही पड़ेगा। वह एनी से तैयार करने में मदद मांगती है। एनी जितना हो सके मेकअप लगा देती है, लेकिन चोट अभी भी साफ दिखाई दे रही है। एनी घबराने लगती है। अगर ड्यूक ने यह देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। बेला को एक विचार आता है। वह एनी से कहती है कि उसे एक चौड़े किनारे वाली टोपी लाकर दे। टोपी को उसी तरफ झुकाकर पहनते हुए जहां चोट है, इजाबेला ड्यूक से मिलने निकलती है। वेटिंग रूम के दरवाजे पर बटलर उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि उसे वापस कमरे में जाना चाहिए। लेकिन बेला कहती है कि ड्यूक ने खास तौर पर उससे मिलने को कहा है। बटलर बताता है कि काउंटेस फिलहाल ड्यूक से बात कर रही हैं। यह सुनकर बेला चकित हो जाती है। काउंटेस, वह क्या योजना बना रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब उसे वहां जाना ही होगा। वह आत्मविश्वास के साथ वेटिंग रूम में प्रवेश करती है। काउंटेस ड्यूक से कह रही होती है कि इजाबेला सच में ठीक नहीं है और ड्यूक को किसी और दिन आना चाहिए। जैसे ही काउंटेस किसी के आने की आहट सुनती है, वह नाराज होकर चिल्लाती है, मैंने कहा था कि किसी को अंदर मत आने देना। इजाबेला को देख वह घबरा जाती है, क्योंकि ड्यूक
यदि उसके गाल पर चोट देख लेंगे तो काउंटेस की प्रतिष्ठा खराब होगी। कैसियन इजाबेला को देखकर नाराज होता है कि वह इतनी देर क्यों लगा रही थी। इजाबेला माफी मांगती है और कहती है कि ड्यूक ने पहले से सूचित नहीं किया था, इसीलिए वह तैयार नहीं थी। कैसियन इजाबेला की अनावश्यक टोपी को नोटिस करता है। इजाबेला उसकी नज़र देखकर टोपी नीचे खींच लेती है, लेकिन कैसियन तो यही देखने आया था। वह उसके पास आता है और उसके सिर से टोपी हटा देता है। इजाबेला के गाल पर पड़ा बड़ा नीला निशान दिखता है। ड्यूक पूछता है, क्या तुम फिर वही बहाना बनाओगी कि तुम खुद घायल हो गई? काउंटेस बोल पड़ती है कि इजाबेला बहुत अनाड़ी है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। कैसियन कहता है कि वह इजाबेला से ही सुनना चाहता है। क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? बेला समझ नहीं पाती कि वह इतना गुस्सा क्यों है, वह उसकी परवाह क्यों करता है। कैसियन चोट को देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि यह साफ तौर पर किसी के थप्पड़ या घूंसे का निशान है। किसने किया यह? किसने हिम्मत की मेरी फियांसे पर हाथ उठाने की? वह काउंटेस को घूरते हुए कहता है। काउंटेस डरकर कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, वह कभी हिम्मत नहीं करेगी। बेल्ला सब छुपाने की कोशिश करते हुए कहती है कि यह थप्पड़ नहीं था। ड्यूक कुछ देर सोचता है, फिर निर्णय लेता है कि वह अब इजाबेला को और कष्ट नहीं सहने देगा। आज से इजाबेला मेरे साथ अडेल हार्ट स्टेट में रहेगी। बेला हैरान होती है, लेकिन कुछ कह पाने से पहले ड्यूक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मैंशन से बाहर ले जाकर अपनी कैरेज में बिठा देता है। कैरेज में इजाबेला पूछती है, आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं, योर ग्रेस? कैसियन जवाब देता है, मुझे भी तुमसे यही पूछना चाहिए, लेडी बार्न। अपने परिवार के अत्याचार सहती रहती हो और फिर भी इंगेजमेंट रद्द करने पहुंच जाती हो, बजाय इसके कि मुझसे मदद मांगो। इजाबेला कहती है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे परिवार के मामलों से आपका कोई लेना देना नहीं। कैसियन यह सुनकर चिढ़ जाता है और पूछता है, क्या तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? बेल्ला जवाब देती है, कुछ कुछ ऐसा ही है। कैसियन गंभीर भाव से कहता है, तो चलो मैं तुम्हें वह जवाब दे दूं जिसका मैं तुम्हें आर्नी हूं। एक बार एंगेजमेंट हो गई और तुम मेरी फियांसे बन गई, इसका मतलब तुम हमेशा मेरी फियांसे रहोगी। मैं इसे रद्द करने का कोई इरादा नहीं रखता। वह जोड़ता है, और फियांसे होने के नाते यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी परवाह करूं और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूं। बेला पूछती है, आप सब कुछ इतना जटिल क्यों बना रहे हैं? यह सब क्यों कर रहे हैं? कैसियन सोचकर कहता है, मेरा तुम्हें जबरन शादी में धकेलने का कोई इरादा नहीं, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एस्टेट में रहो। जो भी बार्नेन परिवार तुम्हारे साथ करता है, उसे देखकर कोई भी वही करता जो मैं कर रहा हूं, तुम्हारी रक्षा। इजाबेला कासियन की बात चुपचाप सुनती रहती है। शी नोज इट्स प्रोबेबली ट्रू। वह जानती है कि शायद यह सच है, और क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से उसकी फियांसे है, वह उसके घर या अपने घर के अलावा कहीं और नहीं रह सकती। एडिलाट एस्टेट में बेला का औपचारिक रूप से हेड बटलर फ्रैंक ओडेलो द्वारा स्वागत किया जाता है। कैसियन फ्रैंक को निर्देश देता है कि इजाबेला कुछ समय के लिए एस्टेट में ही रहेगी। फ्रैंक इजाबेला को वह कमरा दिखाता है जिसका वह उपयोग करेगी। एक बड़ा और सुंदर ढंग से सजाया हुआ कमरा, मानो उसे पहले से पता हो कि ऐसा क्या हुआ है जिससे बेला को ड्यूक के साथ रहने आना पड़ा। वह बेला को फैमिली डॉक्टर से भी मिलवाता है, बताते हुए कि वही उसकी चोटों का इलाज करेंगे। बेला शुरू में मना करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि यह ड्यूक का सीधा आदेश है। ये समझते हुए कि डॉक्टर को मना किया तो ड्यूक शायद नाराज हो जाएगा, बेला इलाज स्वीकार कर लेती है। डॉक्टर उसकी चोटों की जांच कर उन्हें ठीक करता है। चोटों और कटों की संख्या देखकर वह चिंतित होकर पूछता है कि क्या उसे किसी और जगह भी देखना चाहिए, मानो बेला के लिए यह सब सामान्य हो, या शायद वह सिर्फ सहने की आदी है। बेला डॉक्टर को धन्यवाद देती है और कहती है कि वह ठीक है। डॉक्टर चला जाता है और हमारी प्रोटैगनिस्ट अकेली रह जाती है अपने अगले कदमों के बारे में सोचते हुए, क्योंकि परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं। उसे दुनिया के बारे में इतना ज्ञान नहीं है,
कि वह बिना तैयारी कहीं भाग जाए। उसका पहला प्लान था कि सैमुअल को जानकारी बेचकर थोड़ी बचत बनाकर घर छोड़ दे। लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि वह इस योजना को लेकर भी असहज महसूस करती है। इसके अलावा वह लूसियस को लेकर भी चिंतित है। अगर वह इस कहानी से बाहर हो जाए, तो यह सुनिश्चित ही नहीं किया जा सकता कि लूसियस को कोई अच्छी स्टेप मदर मिलेगी, जो उसे ठीक तरह से संभाले। लूसियस को कैसियन का सक्सेसर बनना ही है। जिस क्षण इजाबेला ने कैसियन को बताया कि लूसियस का बायोलॉजिकल फादर कौन है, उसी पल से वह महसूस करती है कि उसे लूसियस को कर्स से मुक्त कराने में मदद करनी ही होगी। उसे मालूम है कि उसके कारणों से यह जायज नहीं ठहराया जा सकता कि एक अनमैरिड आदमी के घर में रहे। उसकी सोच पर दरवाजे पर दस्तक से रोक लगती है। शायद लूसियस को पता चल गया कि इजाबेला आई है, इसीलिए वह उससे मिलने आया है। बेला के चेहरे पर बैंडेज देखकर वह चिंतित हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। बेला बात टालते हुए कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। लूसियस थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हिम्मत जुटाकर इजाबेला को स्टेट के गार्डन्स में टहलने के लिए आमंत्रित करता है। बेला एक प्यारी मुस्कान के साथ निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। दोनों शांति से एडल हार्ट एस्टेट के गार्डन्स में घूमते हैं। बेला को गार्डन में कुछ क्लोवर्स दिखते हैं। वह उनके बारे में लूसियस को बताती है, लेकिन लूसियस को क्लोवर्स के बारे में कुछ पता नहीं। इजाबेला समझाती है कि क्लोवर एक तरह की हर्ब होती है और आमतौर पर उसमें 3 पत्तियां होती हैं, लेकिन कभी कभी अगर किस्मत हो तो 4 पत्तियों वाला क्लोवर भी मिलता है। कहा जाता है कि 4 पत्तियों वाला क्लोवर आपकी इच्छा पूरी करता है। लूसियस प्रभावित होकर पूछता है कि क्या बेला ने कभी ऐसा क्लोवर पाया है। बेला कहती है कि उसने एक बार कोशिश की थी, लेकिन उसे किस्मत नहीं मिली। लूसियस पूछता है कि अगर उसे 4 पत्ती वाला क्लोवर मिल जाए तो वह क्या विश करेगी। बेला सोच में पड़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे, एक मेड आकर बताती है कि डिनर का समय हो गया है। बेला लूसियस से कहती है कि उसे वॉक इतनी अच्छी लगी कि उसे पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। इजाबेला उसे अंदर आने के लिए बुलाती है, लेकिन लूसियस कुछ देर तक क्लोवर्स को देखता ही रहता है। डाइनिंग रूम में माहौल इतना तनावपूर्ण है कि बेला को लगता है कि वह हवा को चाकू से काट सके। कैसियन बेला की असहजता नोट करता है और पूछता है कि क्या उसे खाना पसंद नहीं आया। बेला कहती है कि खाना बहुत अच्छा है, बस उसे आज भूख नहीं है। लूसियस मौका पाकर अपने पिता से पूछता है कि क्या लेडी बर्नाइन हमेशा उनके साथ ही रहने वाली हैं। कैसियन कहता है कि अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन फिलहाल वह यही रहेंगी। कैसियन के जवाब पर लूसियस इजाबेला से पूछता है कि क्या सच में 4 लीफ क्लोवर विशेष पूरी करता है। बेला को अफसोस होता है कि उसने क्लोवर का जिक्र किया। वह बताती है कि यह सिर्फ एक कहानी है, इसका कोई प्रमाण नहीं। यह समझते हुए कि लूसियस क्या सोच रहा है, बेला उसे चेतावनी देती है कि वह क्लोवर ढूंढने में अपना समय न गंवाए। उस रात एडिलाट एस्टेट के ऊपर भारी बारिश होती है। इजाबेला अपनी खिड़की के पास जाकर बारिश देखते हुए ठहर जाती है। गार्डन की ओर देखते हुए उसे एक परछाई दिखाई देती है। लूसियस का क्लोवर के बारे में पूछना उसे याद आता है और अचानक उसे एहसास होता है कि वह परछाई शायद लूसियस ही है। यह समझते ही वह घबराकर गार्डन की ओर दौड़ती है। बेला लूसियस को उसी फ्लावर बेड के पास बेहोश पाती है जहां वे पहले क्लोवर्स देख रहे थे। वह उसे जगाने की कोशिश करते हुए रोते हुए पूछती है कि वह इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहा था। लूसियस को अपनी गोद में लेते हुए बेला रो पड़ती है। मैंने कहा था कि क्लोवर्स विशेस सच नहीं करते, कमजोर आवाज में लूसियस कहता है। बट लेडी बेरिन मुझे मिल गया। वह मासूमियत से मुस्कुराता है, अपने हाथ में एक 4 पत्ती वाला क्लोवर पकड़े हुए। दृश्य अगले दिन कट होता है। लूसियस को सर्दी हो जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। बेला और कैसियन दोनों चिंतित हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वह ठीक हो जाएगा, बस आराम चाहिए। कैसियन इजेबला को भी आराम करने को कहता है, लेकिन बेला खुद को दोषी महसूस करते हुए कहती है कि वह लूसीस के पास थोड़ी देर और रहेगी।
कैसियन संकेत कर मेड को कमरे से बाहर भेज देता है। लूसिस जगकर कंफ्यूज्ड होता है और अपनी नैनी को ढूंढता है। इजेबला उसे शांत करती है। वह कुछ ढूंढता दिखता है और बेला समझकर उसे 4 लीफ क्लवर दे देती है। वह फीवर में भी मुस्कुराता है, खुश कि उसका क्लवर खोया नहीं। बेला उसे डांटती है कि उसे उसकी बात सुननी चाहिए थी। लूसियस मीठी मुस्कान के साथ कहता है कि उसने यह क्लोवर बेला के लिए तोड़ा है, क्योंकि बेला ने कहा था कि वह इसे कभी ढूंढ नहीं पाई। प्लीज लेडी इजाबेला, अपनी विश मांगिए। लूसियस की यह बात सुनकर बेला की आंखें नम हो जाती हैं। अपने पिछले जीवन और इस जीवन दोनों में उसे कभी किसी ने इतना ख्याल नहीं दिया। लूसियस नींद में कहता है, मैं बस चाहता हूं कि आपकी विशेष पूरी हों। बेला सोच में पड़ जाती है। उसकी विश क्या थी? क्या वह अपनी फैमिली लौटाने की इच्छा थी, या क्या वह सिर्फ प्यार चाहती थी? लूसियस के बालों में हाथ फेरते हुए इजाबेला एक निर्णय लेती है। वह दोनों की विशेष पूरी करेगी। बेला कैसियन के ऑफिस में जाती है, दृढ़ संकल्प के साथ। कैसियन आश्चर्य से पूछता है कि क्या बात है। बेला कहती है, हम शादी कर रहे हैं। वह कहती है कि बदले में वह चाहती है कि लूसियस के बायोलॉजिकल फादर से जुड़े सभी मामले उससे संभाले जाएं, काउंट बर्नाइन से नहीं। कैसियन आश्चर्य में पूछता है कि अचानक यह बदलाव क्यों। बेला सीधे कहती है, लूसियस की वजह से। कैसियन पूछता है कि लूसियस ने ऐसा क्या किया। बेला एक हल्की नम मुस्कान के साथ कहती है, यह हमारे बीच एक राज है। वह कहती है कि जानकारी दे देने के बाद वह डिवोर्स मांगेगी। वह यह सब लूसियस के लिए कर रही है और शादी की यही शर्तें हैं। उसे पता है कि लूसियस को कर्स से मुक्त करने और आर्या को ठीक करने का रास्ता कम से कम 3 साल का है। कैसियन दर्द भरी आवाज में पूछता है कि क्या बेला उसे इतना नापसंद करती है। बेला कहती है कि वह उसे नफरत नहीं करती, बस वह ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है जिसे वह प्यार करे। कैसियन पूछता है, फिर डिवोर्स के बाद तुम कहाँ जाओगी? बेला कहती है, जब समय आएगा तो सोच लूंगी। वह पूछती है, तो ठीक है, हम शादी करते हैं, तुम शर्तें मानते हो? कैसियन न हाँ कहता है न ना। वह सिर्फ कहता है कि डिवोर्स के बारे में वह सोचेगा, लेकिन काउंट बर्नाइन की जगह इजाबेला से डील करने वाली शर्त को वह मान लेता है। बेला इस जवाब से संतुष्ट होकर कहती है कि यह अग्रीमेंट लिखकर दोनों को साइन करना चाहिए। और सच में पता नहीं प्रोटैगनिस्ट हर बार फेक मैरिज को डॉक्यूमेंट क्यों करवा लेते हैं। बाद में यह चीज ज्यादा मुसीबत ही देती है, फायदा नहीं। अनलाइक मी, कैसियन इस समझौते को दस्तावेज में दर्ज करने के लिए मान जाता है और अपने असिस्टेंट से कहेगा कि वह कॉन्ट्रैक्ट का मसौदा तैयार करे, इस नोट के साथ कि वे डिवोर्स के विवरण किसी और समय पर चर्चा करेंगे। इजाबेला सहमत होती है और एक बात और जोड़ती है, शादी के समय के दौरान वह चाहती है कि कैसियन लूसियस को ज्यादा ध्यान दे। कैसियन को बेला की यह मांग थोड़ी आपत्तिजनक लगती है। आखिर उसकी नज़र में तो वह लूसियस पर ध्यान दे रहा है। बेला इशारा करती है कि चाहे वह कोशिश कर रहा हो, लेकिन लूसियस शायद उस तरीके को नहीं समझता जिस तरह कैसियन अपने बेटे के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, अभी लूसियस बिस्तर पर बीमार है और कैसियन दफ्तर में काम में डूबा हुआ है। कैसियन समझाता है कि डॉक्टर ने कहा है कि लूसियस ठीक है और जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा, इसलिए उसे कुछ राहत महसूस हुई। एक दर्शक के नज़रिए से बेला कैसियन को समझाती है कि उसे यकीन है कि लूसियस को लगता होगा कि कैसियन उसकी परवाह नहीं करता, कि वह अपने पिता के लिए एक बोझ है, लेकिन वह निश्चित है कि यह सच नहीं है। आखिरकार वह अपने बेटे को लेकर इतना चिंतित है कि उसके सामने रखे दस्तावेजों पर ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। हार मानना नहीं चाहता, कैसियन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि बेला क्या कहना चाहती है। आत्मविश्वास से बेला कहती है कि वह कैसियन को एक सलाह देगी, अभी काम बंद करो और अपने बेटे के साथ समय बिताओ। दफ्तर में वापस और फिर से अकेला कैसियन दस्तावेजों को व्यवस्थित करता है और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकता है। थका हुआ वह इजाबेला के साथ हुई बातचीत को याद करता है।
लूसियस की भलाई को लेकर उसका आत्मविश्वास भरा चेहरा देखकर ही वह अचानक आवेग में आकर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो गया था। डिवोर्स के बाद वह कहाँ जाएगी? अगर वह फिर से बर्नस के चंगुल में फंस गई तो? मुझे उसकी इतनी परवाह क्यों है? उसने ऐसा क्या किया कि मैं इस तरह उसके वश में हो गया?